हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मसी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पूरे संविधान का एक तरह से निचोड़ और शॉर्ट्स में पूरे संविधान का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान है ना, संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। संविधान को 22 भागों में और 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया है। मीन्स टोटल 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट भाग है उसमें दिया हुआ 1 से 4 आर्टिकल, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम आगे आते हैं अनुच्छेद फर्स्ट, जो भारत राज्यों का संघ है, कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। बस बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनता है। इसके बारे में हमें आर्टिकल 1 बताता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं आर्टिकल सेकंड, नए राज्यों का प्रवेश। मीन्स आर्टिकल सेकंड बताता है हमें कि कौन कौन से नए राज्यों का प्रवेश हुआ है और कौन से नए राज्य स्थापित हुए हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 3 में पढ़ते हैं राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। मीन्स आर्टिकल 3 हमें बताता है कि किस राज्य की सीमा में परिवर्तन हुआ है और उनके नामों में परिवर्तन है। वो हमें पढ़ता है आर्टिकल 3 से। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाग 2। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के अंदर आते हैं, जिसमें हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। किस नागरिकता क्या है और किस प्रकार की नागरिकता है, इस सब के बारे में हमें बताया गया भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। आगे हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं भाग 3, जिसमें 12 से 35 में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, मौलिक अधिकार बताए गए कि जो ये 6 मौलिक अधिकार हर भारतीय नागरिक को दिए गए, उनके बारे में 12 से 35 अनुच्छेद में बताया गया है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं पहला, समानता का अधिकार। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त है। वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति वर्ग से संबंध रखता हो, समानता का अधिकार उसे प्राप्त है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त है, कहीं भी आ जा सकते हैं और कोई भी कार्य अपनी स्वतंत्रता से कर सकते हैं, बट किसी दूसरे इंसान को नुकसान बिना पहुंचाए। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है या क्षति कारित करता है, तो वो व्यक्ति न्यायालय में उसके खिलाफ अर्जी दायर कर सकता है, शिकायत कर सकता है। उसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर धर्म के व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म को अपनाने की, अपने रीति रिवाज पे कायम रहने की या उन्हें लागू करने के, एक तरीके से अपने धर्म रीति रिवाजों को मानने का सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार, मौलिक अधिकार है। सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर को अपनाने का अधिकार है। और शिक्षा संबंधी अधिकार मीन्स हर व्यक्ति को, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो या किसी धर्म से बिलोंग करता हो, फ्रेंड्स, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो एक तरह से इन सब की सुरक्षा प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का मीन्स अगर किसी भी अधिकार को कोई क्षति कारित करता है, तो इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम जाकर उस अपने अधिकार का जो हनन या छीना जा रहा है उसका उपचार कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम ही फ्रेंड्स दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं भाग 4A और 51A। इसके अंदर दिए हुए मौलिक कर्तव्य। फ्रेंड्स, अब हम सबको मौलिक अधिकार तो दे दिए, तो भारतीय संविधान के प्रति हम सबके कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं, जो 51A और भाग 4A, जो फ्रेंड्स पहले जो संविधान निर्माण हुआ था उस टाइम ही उसमें नहीं निहित था, ये बाद में ऐड किया गया है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में
42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड इसको 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति की उसके कैसे निर्वाचन होगा, क्या शक्ति है और राष्ट्रपति का पद क्या है, उसके बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक में दिया गया है। और फ्रेंड इसी के साथ हम इस कंपैरेटिवली भाग 6 राज्यपाल के बारे में भी पढ़ते जाएंगे, तो हमारे इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। सो फ्रेंड्स एक ट्रिक के साथ इसको बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद कैसे क्या राष्ट्रपति का पद है, क्या है, किस तरह से राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा, किस तरह की पावर है उसको, इन सब के बारे में अनुच्छेद 52 में दिया गया। और अनुच्छेद 53 में उसकी शक्ति, उसकी कार्य, मीन्स क्या शक्तियाँ उसको दी हैं, क्या उसका कार्य है और वो शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता है, वह किस तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, वो सब आर्टिकल 53 में दिया गया है। और अनुच्छेद 54 में उसका निर्वाचन, मीन्स उसका निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की कैसी है, कैसे निर्वाचित होकर आएगा, किस किस फेज से या कहाँ से उसका निर्वाचन, इस सब का अनुच्छेद 54 में दिया गया है। फ्रेंड्स उसके बाद राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है, मीन्स राज्यपाल का पद क्या है। उसके बाद अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 155 में उसकी निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इनका कंपेयर करके हम कैसे एक ट्रिक के साथ यूज़ कर सकते हैं। 152 में हमने एक प्लस करा तो 53 हो गया, और आगे एक लगा दिया तो 153 हो गया। इसी तरह से हम 53 में एक आगे लगाते प्लस करते हैं और एक उसमें 53 में प्लस कर देते हैं तो 54 हो गया, और एक आगे तो 154 हो गया। इसी तरह से आर्टिकल 54 में आगे एक लगा दिया प्लस 1 कर दिया तो 155 हो गया। इस तरह से कंपेयर करके कोई ये जैसे मैथ का फॉर्मूला इस तरह से नहीं, जैसे एक छोटा सा ट्रिक है जिससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 61, जिसमें महाभियोग दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 72 जिसमें क्षमादान दिया हुआ है। ये एक राष्ट्रपति की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति भी है और एक तरह से एक बहुत अच्छी पावर है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दी है, कोई सज़ा दी है, तो उसके पास एक पावर, एक अधिकार की तरह प्राप्त है कि वो क्षमा दान के प्रति एक याचिका भारतीय राष्ट्रपति के पास भेजेगा, कि एक क्षमा याचिका उसके सामने प्रस्तुत करेगा कि उसने जो गुनाह किया है, जो वो फैसला दिया गया उसके लिए उसको क्षमा दी जाए, या किसी भी तरह से क्षमा की याचिका दायर करता है जो भारतीय राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। तो फ्रेंड्स लेकिन क्षमा करना है नहीं करना उसका अधिकार भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश पारित करने की शक्ति, और अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रपति के पास एक और पावर है कि जो 143 के तहत देता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की। मीन्स अगर किसी मुद्दे पे भारतीय राष्ट्रपति को लगता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, उसको ज़रूरत है, तो वो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स जो उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए उसको वेतन नहीं प्राप्त होता, उसको वेतन प्राप्त होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का पद एक काफ़ी महत्वपूर्ण पदों में से भी एक है, क्योंकि अगर भारतीय राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर अपने पद से हट जाता है तो उपराष्ट्रपति जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता एक राष्ट्रपति का, या राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आता, तो वो राष्ट्रपति के पद पर उसकी शक्तियाँ प्राप्त करके उस समय तक कार्य कर सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा
6 महीने का हो सकता है। 6 महीने के अंतर्गत नया इलेक्शन करवा के राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ता है, लेकिन उस टाइम तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठकर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बारे में। फ्रेंड्स अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में दिया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया। फ्रेंड्स इसको हम कंपेयर करके कैसे इसके अनुच्छेद याद कर सकते हैं, -11। अब 174 में से -11 करा तो 63 आ गया और आगे 1 लगा दिया तो 164 हो गया। इसी तरह से 75 में करा तो 164 हो गया और 76 में करा तो 165 हो गया। सर फ्रेंड्स ये कोई एक लॉजिक नहीं है, जैसे एक ट्रिक है कि आप बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हो कंपेयर करके। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 79 जिसमें संसद के बारे में दिया गया, उसकी कार्य प्रणाली या उसको जो भी पावर्स, जो भी एक संसद के बारे में पद्धति है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में। इसी तरह से आगे अनुच्छेद 168 में विधानसभा के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 170 में सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गलत हो गया, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको भी जैसे हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, तो एक छोटे से ट्रिक के साथ इसको भी कंपेयर करके हम पढ़ सकते हैं, जैसे -11 और आगे 1 लगा के। 79 में से 11 माइनस करे तो 68 हो गया और आगे 1 लगा दिया तो 168। ऐसे 80 में से करा तो 170 हो गया और 81 में से करा तो 175 हो गया। फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 100 निर्णायक मत, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन, अनुच्छेद 112 जिसमें बजट के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 116 जिसमें लेख अनुदान के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 117 जिसमें वित्त विधेयक के बारे में। फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं कंपेयर करके ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 148 में CMG की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स इसी तरह से हाई कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 114 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य का संबंध किस प्रकार का है और कैसा, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, मीन्स राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की किसकी शक्ति है और कौन बनाता है वो हमें बताया गया है अनुच्छेद 249 में। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 250 जिसमें आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, मीन्स आपातकाल के समय कानून बनाने की शक्ति किसके पास है वो हमें दिया गया है अनुच्छेद 250 में। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 262 जिसमें नदी जल विवाद के बारे में बताया गया। फ्रेंड्स अब नदी का ये नहीं है कि एक ही राज्य से जा रही है या एक ही देश से जा रही है, तो उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसे बंटवारा होगा, किस तरह से उसको विभाजित किया जाएगा, तो वो सब नदी जल विवाद हैं, वो सब 262 में
दिए गए हैं। उसके बाद आगे फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 263, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 280, जिसमें वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS, IPS, IFC आदि सम्मिलित है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 315, जिसमें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, जो हमें दिया गया अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्य भाषा। हमारे देश भारत की राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि भारत बहुभाषावादी देश है, इसमें बहुत सारी भाषाएं और उनकी बोलियां हैं। सो फ्रेंड्स राज्य भाषा हमारी हिंदी है, जो हमें अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि राज्य भाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। वित्तीय आपातकाल मीन्स आर्थिक संकट, पैसे की कमी आना, जो अभी तक भारत देश को इसका सामना कभी नहीं करना पड़ा है। फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। फ्रेंड्स पहले हमारे देश में अस्पृश्यता, ऊंच नीच और जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जिससे क्या होता था, लोगों में हीन भावना और एक तरह से अपने आप को नीचा या दिखाना, या समाज में बहुत एक अनबैलेंस हो रखा था। इसलिए अस्पृश्यता का अंत होना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये एक समाज को बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। मीन्स जो पिछड़ी हुई जाति के वर्ग हैं उनका संरक्षण किया जाए। फ्रेंड्स उसके बाद आता है अनुच्छेद 40 पंचायत राज्य प्रणाली। मीन्स अनुच्छेद 40 में पंचायत राज्य प्रणाली सम्मिलित की गई। उसके बाद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स जो हमारा एक मौलिक कर्तव्य, लास्ट जो सभी हमारे मौलिक कर्तव्य एक तरह से निचोड़ या समाधान प्राप्त करवाता है, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, वो संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, जो बहुत ज़रूरी था, जिसे बाद में संशोधन के बाद जोड़ा गया है। फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। मीन्स जो अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, या एक तरह से वो बहुत कम होते जा रहे थे, उनके जो हित थे उनका हनन होता जा रहा था, उसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए अनुच्छेद 29 को संविधान संशोधन के द्वारा उसमें वापस लाया गया है या उसमें जोड़ा गया है। सो फ्रेंड्स थैंक